नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय खबर, राष्ट्रीय खबर में क्या कुछ खास है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी हैं और इनसे जानेंगे आज की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। और सबसे पहले हम जान लेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। देखिए, सबसे बड़ी खबर आ रही है मालदीव से। जो मालदीव कुछ दिन पहले मालदीव के जो राष्ट्रपति है भारत आए थे और मोदी को उन्होंने बधाई दी थी जब मोदी ने यहाँ पर तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जी। और लौटने के बाद एक बार और मालदीव के उन्होंने मालदीव में चीन के जो जहाज है उसके लिए इजाजत दे दी है कि चीन मालदीव में वहां पर खनन की जो प्रक्रिया है वो करने के लिए प्रारंभिक सर्वे स्टार्ट करेगा। मैं बता देना चाहूंगा कि श्रीलंका में भी पूर्व में चीन को इस प्रकार की इजाजत दी थी, लेकिन श्रीलंका की हालत सबने देखा है। बिल्कुल। और चीन धीरे धीरे श्रीलंका के माली हालत खराब करके वो अपने एजेंडा या अपने मंसूबे पर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक जब ये इसका भंडाफोड़ हुआ तब जाके वो संभल गए और भारत में श्रीलंका को यदि सहयोग नहीं करता निश्चित रूप से श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब हो जाती। लेकिन ऐसे ही स्थिति अभी मालदीव का है। और एक ये खबर भी है कि मालदीव को जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, उसमें उन्होंने नोटिस जारी किया है कि आप कर्ज लेकर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो। उनके जीडीपी करीब 6.17 है अरब डॉलर है, लेकिन कर्ज $8.2 हो गया है। ऐसे स्थिति में मालदीव को संभालना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और ऐसे ही स्थिति जब चीन की नजर पड़ती स्थिति पर तब जाके वो उस पर हमला करते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि इनको आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ करने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा एक बार देने के बाद वो चुका नहीं पाएगा मालदीव, फिर जैसे चाहेंगे उसे नचाया जा सकता है। तो चीन की जो विस्तार नीति है उसी के चलते मुझे लगता है कि इनकी नज़र अब मालदीव पर है। और मालदीव में उन्होंने खोजी जहाज उतारने की मंजूरी मिलने के बाद तत्काल वहाँ पे अब जहाज उतार के वहाँ पर खनिज की खोज की जाएगी और जब खनिज मिलने के बाद वहाँ खनन किया जाएगा। और श्रीलंका ने पूर्ण रूप से जो है चीन की जो खोजी जहाज है उस पर बैन लगा दिया है। तो इसके चलते अभी फिलहाल मालदीव के लिए जो है खतरा तो है कि धीरे धीरे ऐसा ना हो जैसे पाकिस्तान में हुआ, जैसे चीन में हुआ, कि धीरे धीरे मालदीव भी जो है वो चीन के कब्जे में चला जाए। सिंगापुर के पहले से ही हमने देख लिया है कि अब सिंगापुर कुछ भी नहीं कर सकता है चीन के बिना। एक और इसी में ये है कि भारत ने जब इसकी ये बात की तो भारत को उन्होंने इंश्योर किया कि मालदीव ने कहा कि चीन के जहाज से भारत को कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। कुल मिला के खतरा तो मालदीव का पर ही है, तो मालदीव को ही सोचना है कि चीन को कितना तवज्जो देना है और कितना नहीं देना है। एक और खबर है कि अमेरिका से है कि रोज 4000 छात्रों के इंटरव्यू हो रहे हैं अमेरिका में नौकरी के लिए और बड़े पैमाने पे वीजा देने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंटरव्यू हुए हैं वो भारतीय छात्रों का होना हुआ है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि पूरे दुनिया में जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है उसमें 70 से ऊपर भारतीय छात्रों ने पास किया है और भारतीय छात्र उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि जो भारत है इनके जो बेरोजगारी है इस पर अमेरिका की नजर है और अमेरिका बड़े पैमाने पे वीजा देके उनको यहाँ से बुला रहे हैं। ये एक भारतीय छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये अभी 50वीं जो बैठक है यूरोप के ऊर्जा संकट पर मंथन होगा। ये जी समिट जो है वहाँ इटली में वहाँ पे संपन्न हो रहा है। पीएम मोदी आज इटली रवाना होंगे, बाइडेन ट्रूडो से भी मुलाकात होगी
और जिन देशों के वहाँ पर नेता अभी उपस्थित है उसमें कनाडा है, अमेरिका है, उसमें ऐसे फ्रांस है। इनके सामने अभी ये बैठक में आज तय किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई को लेके इस मीटिंग में गंभीरता से विचार किया जाएगा। उसका उपयोग में किस प्रकार से लिया जाए जिसमें बेरोजगारी पर कोई आंच ना आए और एआई जो है दुनिया के लिए एक सौगात साबित हो, इस पर आज बैठक होनी है। इस मंथन में जो मेलोनी है इटली के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि मैं जो ये जी समिट है इसमें कुछ यूरोप कंट्री के विषय है उस पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि यूरोप में इसमें जी समिट में यूरोप का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप उसमें नहीं है, कोई शामिल नहीं होता है। लेकिन इटली ने ये सामने रखे कि आज की मीटिंग में जो यूरोप कंट्री के जो बड़े कंट्री है उनको भी शामिल किया जाए और उनकी जो समस्या है उसे भी सुनी जाए। एक मुद्दा जरूर वहाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावशील होगा कि देखने योग्य होगा कि आज अमेरिका जो है वो यूरोप और यूरोप के यूक्रेन और रूस पर जो युद्ध चल रहा है अभी उस पे रूस पर और प्रतिबंध आज लगाने वाले हैं। कुछ प्रतिबंध और लगाएंगे। पहले से ही रूस पर काफी प्रतिबंध पहले लगा चुके हैं, लेकिन आज कुछ देशों के लिए ये प्रतिबंध और लग सकता है। रूस को आगे जाके इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ में ही एक और यूक्रेन के लिए ये खुशखबरी है, ये है कि 50 लाख डॉलर का मदद का पैकेज जो है आज हो सकता है कि इस बैठक में देने के निर्णय हो जाए। ये निर्णय ये लिया जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है उसके एवज में जो जमीन वगैरह पर कब्जा की गई उसकी संपत्ति से हासिल जो ब्याज मिला उस ब्याज को यूक्रेन को दिया जाए। तो ये एक यूक्रेन के लिए खुश खबर है कि इतना बड़े पैमाने पर अगर उनको पैसे डोनेशन के रूप में मिल जाता है तो निश्चित रूप से उनको आगे लड़ाई में भी काम आएगा। और दूसरी बात ये है कि उनके जो सैनिक क्षमता है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल। अमेरिका में जो कि अभी चुनाव है तो पहले जो गैग ऑर्डर उसमें आपके लगाए गए थे तो उनके हटाने के लिए मांग की है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका वकील का कहना है कि अदालत से मतलब आग्रह किया है कि ट्रंप पर यदि ये गैग ऑर्डर नहीं हटाया गया तो 27 जून को आमने सामने जो डिबेट है उस पर दिक्कत होगी। इसीलिए जो है उस डिबेट में सुचारू ढंग से जो है पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के उम्मीदवार वहां डिबेट कर सके, इसी कारण से ये कोर्ट में अदालत में दरवाजा खटखटा गया कि ये जो गैग ऑर्डर उसको हटा दिया जाए। तो देखना ये होगा कि शायद आज उसमें सुनवाई भी होगी। एक अंतिम खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि जो कुवैत में अग्निकांड के बाद 45 लोगों के मौत हुई है। भारतीय उसमें जो निवासी है उनको वायुसेना से जो है उनके डेड बॉडी को विमान से भारत लाया जा रहा है और अधिकतर जो मृतक है उसमें केरल के लोग हैं, ये चिन्हित किया गया है। और भारत के जो गृह राज्य मंत्री हैं वो स्वयं वहाँ पर गए और जाके उनकी टीम ने पहचान की है और 45 भारतीयों की पहचान होने के बाद आज वहाँ से उनके डेड बॉडी को लेके रवाना होंगे। एक दर्दनाक खबर थी, लेकिन उसमें ये है कि जिनकी पहचान हो गई है और अधिकतर लोग पहचान करने के बाद स्वयं जो है गृह राज्य मंत्री वहाँ से उनको लेके एक प्लेन के माध्यम से वायुसेना के प्लेन के माध्यम से जो है उनको भारत लाया जाएगा। तो ये थी आज के जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो बड़ी खबर थी। जी निशा जी बिल्कुल। और हम राष्ट्रीय स्तर की भी तमाम अपडेट जान लेंगे। तमाम बड़ी खबर की राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी हुई है, एडिटर सूरज जी। निशा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि पिछले 5 दिनों में जम्मू में खासतौर से देखा जा रहा है कि इस बार आतंकी हमले जो पड़ रहे हैं
क्योंकि पिछले 5 दिन में 4 हमले हुए हैं बिल्कुल। अलग-अलग जगह पर। और रियासी का जो हमला रहा है वो पूरे देश के लिए चिंता की बात रही है। हालाँकि इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है और उन्होंने आतंक से निपटने के लिए पूरी दक्षता की बात की कि सेना की पूरी दक्षता का, पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि देश में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं बिल्कुल। और क्योंकि ये चुनाव के बाद, परिणाम आ जाने के बाद सरकार बनने जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है और आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, तो इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर जो हमला किया गया, वहाँ 4 आतंकी हमले हो चुके हैं। हालांकि सेना के जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन आतंकियों को भी मार गिराया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी समीक्षा बैठक की है। हालांकि गृह मंत्रालय के साथ बैठक की है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल, उनके साथ चर्चा हुई है। तो उन्होंने कहा कि आतंक से निपटने के लिए सेना की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना होगा। सेना अपनी पूरी क्षमता के साथ और पूरी दक्षता के साथ में यदि आतंकियों से निपटने के लिए आगे आती है तो निश्चित रूप से इसका हल निकाला जा सकेगा। क्योंकि रियासी में, कठुआ में, डोडा में, दूसरे जिलों में जो देखा जा रहा है कि 4 स्थानों पर आतंकी हमले हुए, तो 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है और इसमें 1 जवान की मौत हो चुकी है। 7 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं और वहीं देखा गया कि इन पूरे हमलों में जो है 49 लोग घायल हो चुके हैं। बिल्कुल। और रियासी में जो बस पर हमला हुआ था, तो उसमें लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के लिए संदिग्ध का स्केच भी जारी किया गया है और 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। हालांकि राजौरी में सेना के वाहन जो था वो कल खाई में गिरा था और इस हादसे में 1 जवान की मौत हो गई थी, 6 जवान इसमें घायल हो गए थे। तो आतंकवाद को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि आतंकवादियों के पास जो सामग्री बरामद हो रही है, जिस आतंकवादी को मारा गया था कठुआ के हमले के बाद में, तो वहाँ सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जो आतंकवादी और उसके पास AK-47 मिली, मैगजीन मिली और अमेरिका में बनी हुई कार्बाइन 4 एम कार्बाइन 4 जो उसके पास बरामद हुई है, साथ ही पाकिस्तान की चॉकलेट उसके पास मिली है। तो निश्चित रूप से ये भी देखा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तानी हमला है, कहीं पाकिस्तान यदि आतंकवाद को की पनाहगार बना हुआ है, आतंक को पनाह दे रहा है, तो फिर उसके लिए भी आवाज उठाई जाए, क्योंकि निश्चित बात है, हमने देखा है कि पहले जो घटनाक्रम हुए हैं देश में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान भी कहा है कि अब वो भारत नहीं है, अब भारत घर में घुस के मारता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, आतंक की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जब देखा जाता है कि घुसपैठ जो बढ़ती है सीमावर्ती इलाके से, वो खासतौर से जब फॉग के समय होता है, ज़्यादा ठंड का समय होता है, तब बढ़ती है। लेकिन इस बिल्कुल। समय ऐसा कोई माहौल नहीं है, जिससे ये भी संभावना व्यक्त की जाए कि ये जो आतंकी इन्होंने अभी हाल ही में घुसपैठ की होगी। हो सकता है कि ये पहले से आ गए हों और अब समय मिलने पर इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की घटनाओं को लेकर के, आतंकी घटनाओं को लेकर के सख्त हैं और उन्होंने कहा है कि सेना जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ इस तरह की घटनाओं का सामना करे और सेना की क्षमता को और बढ़ाने की बात भी उन्होंने कही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देश में जहां आम चुनाव हुए, वहीं राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो विधानसभा चुनावों के बाद में राज्यों में सरकार का गठन हो रहा है। उसी क्रम में अरुणाचल में कल लगातार तीसरी बार जो पेमा खांडू हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। 2016 से पेमा खांडू अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम के रूप में जो चाउना मीन हैं और उनके साथ 10 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। बिल्कुल जी। आपको बताना चाहूंगा कि ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे JP नड्डा उस समय मौजूद थे। ये पेमा खांडू का लगातार तीसरा कार्यकाल है और आपको बता दूं कि उनके पिता जो थे दोरजी खांडू, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं अरुणाचल के और अब अरुणाचल में भी सरकार बन गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है। इसी बीच एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह से लगभग 14 माह हो गए हैं वहां हिंसा का वातावरण चलते हुए और जिस तरह से वहां लोगों की जानें गई हैं, बर्बरता हुई है, सेना के साथ हुई, सुरक्षा बलों के हथियार छीने गए हैं। तो इस मामले को अब चूंकि कोर्ट के संज्ञान में है, तो कोर्ट ने जब पूछा है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी हिंसा में कितने का नुकसान हुआ है, तो राज्य सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने जो विस्थापित हैं, जो शरणार्थी हैं, जो शिविरों में लोग रह रहे हैं, उनसे डाटा मांगा है कि आपके भू दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं कि आपके
पर कितनी संपत्ति थी, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। बिल्कुल। मतलब ये एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास में लोगों की संपत्ति का ही वहाँ पर डाटा नहीं है और कोर्ट के संज्ञान के बाद में जब राज्य सरकार ने लोगों से ये जानकारी मांगी तब इस बात का खुलासा हुआ कि राज्य सरकार को ही नहीं पता है कि किस व्यक्ति के पास वहाँ पर कितनी संपत्ति है। जी, तो बिल्कुल। अब ये इसका भी आकलन किया जा रहा है कि जानें कितनी गई हैं वो तो आंकड़ा है। जी, हालाँकि संभावना पहले भी व्यक्त की जा रही थी कि ये जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है, बिल्कुल। ये सरकारी आंकड़े हैं और वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हो सकते बिल्कुल, हैं। जी। लेकिन अब उन आंकड़ों के बारे में संपत्ति के नुकसान की बात आ रही है जी, कि 14 महीने की हिंसा के चलते कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो अब जो लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, राज्य सरकार ने उन लोगों से उनकी संपत्ति का डाटा मांगा है। जी, बिल्कुल। एक और खबर है जो सिक्किम से है क्योंकि सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन का दौर इस समय चल रहा है और पिछले 3 दिन से वहाँ पर लगातार भारी बारिश का क्रम जारी है। इसके चलते सिक्किम के कई इलाके बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल, जी। भूस्खलन और बाढ़ से सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं, सड़कें बह गई हैं और लोग अब तक वहाँ 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल। आपको बताना चाहूँगा कि भूस्खलन और बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो मंगन जिला हुआ है और बिल्कुल। मंगन जिले में ज़्यादा तबाही हुई है और यहाँ पर 220 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले 4 अक्टूबर को जो भीषण बाढ़ आई थी, जी, उसके बिल्कुल। बाद जो हम बात करें कि संग कालांग पुल भी वो ढह गया है बिल्कुल। और डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों के अनुसार यदि देखा जाए तो कि यहाँ पर्यटन स्थल जी, लांचुंग और चुंगाथांग में करीब 2000 पर्यटक यहाँ फंसे हुए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, जी। और हम तमाम उत्तराखंड की भी अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ महेश जी हैं उत्तराखंड से। महेश जी, तमाम उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास है? क्या कुछ प्रमुखता से प्रकाशित हुआ उत्तराखंड में? दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में पिछले दिनों से काफी वन में जो आग लगी हुई है उसकी कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ सामने आई है। कुमाऊं का अल्मोड़ा जिले की घटना है जहाँ पर 4 वनकर्मी जिंदा जल गए हैं और उसे लेकर के बहुत बड़ी परेशानी का सामना वनकर्मी भी कर रहे हैं। अभी तक यदि देखा जाए तो ये 10 संख्या पहुंच गई है, 10 लोगों की मृत्यु हो गई है और यदि ये ये स्थिति चलती रही तो बहुत परेशानी का सामना उत्तराखंड वासियों को करना पड़ सकता बिल्कुल। है। यदि अभी तक हम इस आंकड़ों पर देखें तो 1220 हेक्टेयर लगभग वन संपदा नष्ट हो गई है और यदि पूरी उत्तराखंड के 2 रीजन को हम बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं तो 523 जो अग्नि के प्रकरण आए हैं जलने के वो आए हैं गढ़वाल से और 587 आए हैं वो उत्तराखंड के कुमाऊं से। तो बिल्कुल, ये जी। बहुत बड़ा घाटा है, इससे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैं बता दूं कल सबसे बड़ा गर्मी का दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून रहा है। 121 बरस पहले ये 42 डिग्री जो तापमान था वो रहा है और बहुत कल झुलस रहे थे लोग और लगातार पानी 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 का रख रहे थे। जी, बिल्कुल। साथ ही मैं आपको बता दूं यात्रियों को पहली बार यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो एरो ब्रिज है उससे आवाजाही स्टार्ट हो गई है। अब धूप और बारिश से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, जी। निशा जी, उत्तराखंड में 2 सीट पर बाई इलेक्शन है। एक सीट है बद्रीनाथ और दूसरी सीट है मंगलोर। और बदरुक मंगलोर पर बसपा की पार्टी के सरबत करीम के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उनके बेटे को बसपा ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है तो भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी ने करतार सिंह भड़ाना को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। जी, अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित नहीं किया है। मैं बता दूं आपको प्रताप सिंह भड़ाना का जो नाम है वो हरियाणा से 2 बार वहां संभाल करके विधायक रहे, मंत्री रहे। फिर उत्तर प्रदेश की भदोली सीट पर इन्होंने वहां पर ये आरएलडी से चुनाव जीते। अब ये अपना भाग्य है उत्तराखंड में आकर के आजमा रहे हैं जी, और ये बिल्कुल। उस चुनाव में मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने भी अपने पर्यवेक्षक दोनों सीट के लिए बढ़ा दिए गए हैं। कुमारी शैलजा यहाँ पर उन्हें मॉनिटरिंग कर रही है। संभवतः लग रहा है कि आज शाम नहीं तो कल तक कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना प्रत्याशी दे देगी। बिल्कुल, जी। जी। और हम उत्तर प्रदेश की भी अपडेट ले लेंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, तमाम उत्तर प्रदेश की क्या कुछ खास आज बड़ी खबर है, दर्शकों के साथ साझा करें। कि देखिए जो उत्तर प्रदेश में एक पत्र वायरल हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती आधिकारिक पत्र ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। बता दूं कि डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज और पुलिस अधीक्षकों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तमाम
के संबंध में 17 जून तक अपनी राय देंगे। लेकिन बता दूं कि सूत्रों का कहना है कि अगर ये प्रोक्योर्ड कहीं न कहीं जारी हो गया है, डीजीपी को एक्शन लेना चाहिए, जिसने प्रदेश भर में युवाओं के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया है और राजनीतिक मीडिया के बाद सफाई आई है कि सर्कुलर रद्द किया गया है। ऐसा बिल्कुल। प्रतीत होता है कि ये जी। प्रस्ताव पहले से बना रखा था, जिसे जारी किया गया है। डीजी न्यूज मुख्यालय में इसको काफी विचार भी किया गया था। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लेटर को लेकर काफी नाराज हैं और डीजीपी हेडक्वार्टर से नाराजगी की गाज जल्दी ही किसी बड़े अफसर पर गिरने वाली जी, है। और बिल्कुल। बता दूं कि चुनाव के वक्त एक आला अफसर के डबल क्रॉस की खबरें आई और इस सर्कुलर को एक खेमा सरकार को बदनाम करने के अफसरों द्वारा साजिश में जोड़ा जाता है। वहीं निशा बता दूं कि केजीओ बिल्डिंग में बनाने में बड़ी लापरवाही आई कि 100 करोड़ बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन 100 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन रैंप बनाना उसमें भूल गए। ये लारी कार्डियोलॉजी की नई बिल्डिंग बनकर राजधानी लखनऊ में तैयार हुई है और नई बिल्डिंग में धूल खा रहे हैं लगभग 37 करोड़ के उपकरण। वहीं बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर संशय बरकरार हो रहा है समाजवादी पार्टी में कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाएगा और बिल्कुल। दावेदार में शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर है, फिर रामचंद्र राजभर और इंद्रजीत सरोज दावेदारी के रेस में। मुस्लिम चेहरों के रूप में महबूब अली का नाम भी कहीं न कहीं आ रहा है। बिल्कुल। और जी। दिशा में बता दूं कि लोकसभा चुनाव में लड़ने के बाद में अब उपचुनाव की तैयारी के लिए रायबरेली और अमेठी समेत 6 सीट जीतने के बाद अब कांग्रेस की नजर विधानसभा उपचुनाव पर है। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा से 3 या 4 सीटें मांग सकती है कांग्रेस। बिल्कुल। वहीं जी। एक ब्यूरोक्रेट की खबर है दिशा की आईएएस मुस्तफा मोहम्मद ने वीआरएस मांगा है और 1995 बैच के आईएएस अफसर हैं मुस्तफा मोहम्मद। व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए वीआरएस की मांग की है। प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम है मोहम्मद मुस्तफा। वहीं आईएएस जो मोहम्मद मुस्तफा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के अनुरोध किया। वहीं दिशा बता दूं कि बरेली में एक दरोगा ने मुकदमे से नाम हटाने के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और रिश्वत को ईएमआई पर 10 किस्तों में देने को कहा था, बिल्कुल। जी। जिसके बाद दरोगा को 50,000 रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की ने रंगे हाथों से गिरफ्तार किया। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल ज्ञानेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में प्रकाश डाला। हमारे साथ एडिटर सूरज जी, जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कौन से मुद्दे थे जो आज सुर्खियों में बने हुए थे। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, उत्तराखंड से महेश जी थे, जिन्होंने तमाम अपडेट आप तक पहुँचाई। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।